विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप डांगी और आप हैं। तो आज हम देखो कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास का जो पहला पार्ट है हमारा भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस भारत का वैभवपूर्ण अतीत इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास क्या है? देखो, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इसका अर्थ होता है कि पहले घटित होना, यानी कि जो पहले जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम आज के लिए इतिहास कहते हैं। अब देखो, इतिहास में हम इतिहास को किस प्रकार से बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं इतिहास को। जो इतिहास है, जो मानव का पूरा अतीत, संपूर्ण अतीत बताता है, तो शुरुआत से लेकर के आज के समय तक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वो कैसे? देखो, एक तो हमारा हो गया प्राक इतिहास। क्या हो गया? प्राक इतिहास। ये बेसिक सी जानकारी इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको ध्यान होना चाहिए। एक होता है इतिहास और एक होता है बीच की कैटेगरी आद्य इतिहास। तो इसमें क्या क्या होता है तो वो थोड़ी जानकारी अपने को होनी चाहिए। इतिहास जो लिखा हुआ है वो इतिहास है। हम यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राग इतिहास मतलब कि जिस समय मनुष्यों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उस समय का जो इतिहास होता है उसको हम कहते हैं प्राग इतिहास। यानी कि मनुष्यों को लिखने का और पढ़ने का ज्ञान नहीं था। उस समय की लिखी हुई कोई भी वस्तु हमको आज के समय में उपलब्ध नहीं होती है। तो उस समय का जो इतिहास होता है उसको प्राग इतिहास कहा जाता है। आद्य इतिहास, देखो, आद्य इतिहास क्या होता है कि मनुष्य को लिखने का ज्ञान था। मनुष्य लिख सकते थे। क्या कर सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन वो पढ़ भी सकते थे उस समय, लेकिन उनका जो लिखा हुआ है वो आज नहीं पढ़ा जा सकता है। तो देखो कि जो मनुष्य थे जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन उनका लिखा हुआ हम आज नहीं पढ़ सकते। उस इतिहास को कहते हैं हम आद्य इतिहास। और जब से मनुष्यों ने पढ़ने लिखने की कला प्राप्त कर ली या पढ़ने लिखने लग गए, उस समय की जो लिखी हुई चीज़ें हम आज भी पढ़ रहे हैं उस को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। तो ये इतिहास को हम प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद भी इतिहास का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास जैसे राजस्थान का इतिहास। तो इस तरह से इतिहास का वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पार्ट है हमारा पहला पार्ट का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारत के अतीत के बारे में। यानी कि भारत का जो इतिहास है उसको भी हम वापस से 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। भारत का जो इतिहास है उसको हम 3 भागों में, एक तो प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। तो भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। अब जो हम पढ़ रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसमें हम भारत का प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अब देखो कि भारत के प्राचीन कालीन इतिहास से पहले हम भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, भारत जो है ये एक उपमहाद्वीप की श्रेणी में आता है और इसके बारे में सबसे पहले इसका जो नाम है वो ध्यान रखना, भारतवर्ष। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो भारतवर्ष नाम सबसे पहले लिखा गया है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम देशम। नाम इसका नाम भारत है। यानी कि कहने का मतलब कि जो समुद्र है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थान है उसको हम भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष। तो नामम तदम भारत और भारतीय यत्र संतति, यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भारतीय
कहलाते हैं। अब देखो इस वाले क्षेत्र में यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में बहुत सारा बड़ा भाग आता है। कौन कौन सा, देखो एक तो ये भारत का जो वर्तमान में हम नक्शा देखते हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इसके अलावा और भी इधर जो देश है वो सभी भाग इसके अंदर आते हैं। तो ये भारतवर्ष सबसे पहले अपने को कहाँ पर, किस श्लोक में, किस जगह पर, तो विष्णु पुराण के एक श्लोक में नाम अपने को देखने को मिलता है। अब देखो ये तो हो गई भारत के बारे में एक सामान्य सी बेसिक सी जानकारी। अब देखो इसमें हमारे पहले पार्ट में भारत का वैभवपूर्ण अतीत में हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो इसमें से हटा दी गई है। इसमें से अपने को एक तो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भारत के इतिहास बताने वाले जो स्रोत है उनके बारे में पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास के स्रोत और अपने को एक इसमें से याद रखना है, याद क्या रखना है, अपने को याद करना है और पढ़ना है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये पहले पार्ट के अंदर से अपने को कंप्लीट करना है। तो अब देखो जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, तो इतिहास में जो अतीत में जो घटनाएं घटती है वो घटनाएं इतिहास में लिखी जाती है, लेकिन हर एक घटना को हम इतिहास में नहीं रख सकते। तो कौन सी घटनाएं होती है जिनको इतिहास में रखते हैं हम, तो जिस घटना के साक्ष्य या सबूत हमको प्राप्त होते हैं वही घटना इतिहास में लिखी जाती है। यानी कि हमारे इतिहास में भी जैसे कहा गया है कि ना मूलम लिखिते किंचित, यानी कि बिना मूल के, बिना आधार के, बिना साक्ष्य के कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो जो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर इतिहास को लिखते हैं। और यही नहीं कि उस घटना का ही उल्लेख कर देते हैं, लेकिन उसकी जो भी घटना घटती है तो उसके कारणों का भी पता लगाते हैं कि ये घटना किन कारणों से घटित हुई होगी। तो ये सभी उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है। तो उन्हीं को हम आज के समय में इतिहास को जानने के स्रोत कहते हैं, या इतिहास के स्रोत कहते हैं। तब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होंगे, तो हम देखते हैं कि इतिहास के स्रोतों को हम कितने दो भागों में बांट सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। एक बार मैं इसको पूरे को लिख दूं उसके बाद एक्सप्लेन करूं। एक होता है पुरातात्विक, ये सब पूरा चार्ट इस पर तैयार कर दिया, बना दिया है। अब देखो इसके बारे में एक एक के बारे में समझते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है, जिसमें हम किताबें पढ़ते हैं, साहित्य लिखा जाता है, उसको हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो होता है धार्मिक साहित्य, एक वंशावलियाँ और धर्मेतर साहित्य। अब देखो तीनों में अंतर क्या है। धार्मिक साहित्य का अर्थ ये है कि जिस साहित्य के अंदर धर्म की बातें की गई है, धर्म के बारे में लिखा गया है, उसको कहते हैं हम धार्मिक साहित्य। और वंशावली क्या है, किसी भी जाति, यानी कि भारत में विभिन्न, कुत्तों की आवाज आ रही, तो भारत में विभिन्न बहुत सारी जातियां निवास करती है। तो सभी जातियों का, सभी वंश का अपना एक क्रमबद्ध इतिहास होता है, उसको हम वंशावलियाँ कहते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में हम पोथी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोथी। तो कुछ जो लिखने वाले हैं जैसे राव, बड़वा, जागा, पुरोहित, पंडे, तो ये सभी क्या करते हैं कि विभिन्न जातियों का वंश क्रम लिखते हैं। तो ये होती है वंशावलियाँ। इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक बार इसको समझ लेते पूरे चार्ट को। उसके बाद में होता है धर्मेतर साहित्य, यानी कि इस धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा जाता है उसको कहा जाता है धर्मेतर साहित्य। तो अब देखो धार्मिक साहित्य में को भी हम वापस से तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। तो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इस साहित्य को हम ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हैं। कौन सा साहित्य, ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हैं।
तो जो वेद लिखे गए हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद, वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य बौद्ध साहित्य कहलाता है, और जैन धर्म से संबंधित जैन साहित्य कहलाता है। इसके अलावा धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य यानी कि इस धार्मिक साहित्य के अलावा जो साहित्य होता है उसको धर्मेतर साहित्य। अब इसको वापस से दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है स्वदेशी भारतीय साहित्य या स्वदेशी साहित्य। स्वदेशी यानी कि जो भारत में लिखा गया है या भारत के लोगों ने ही लिखा है उसको हम कहेंगे स्वदेशी या भारतीय साहित्य, और जो भारत के अलावा अन्य दूसरे देशों के लोगों ने लिखा है उसको हम कहेंगे विदेशी साहित्य। यानी विदेशी लेखकों ने जो लिखा है उसको विदेशी साहित्य कहा जाता है, और जो भारत के लोगों ने लिखा है उसको स्वदेशी साहित्य। अब देखो स्वदेशी साहित्य में वापस से ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं, जैसे कि चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, इसके अलावा कल्हण की राजतरंगिणी, तो ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। क्षेत्रीय साहित्य यानी किसी क्षेत्र विशेष का जो साहित्य होता है, जैसे राजस्थान का राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ राजस्थान का साहित्य, या फिर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत का जो संगम साहित्य कहलाता है, तो उसको हम क्षेत्रीय साहित्य कहते हैं। विशुद्ध साहित्य, इसमें क्या होता है, जो नाटक, कथा, इसके अलावा काव्य, ऐसी जो चीज़ें लिखी गई है जो धर्म से हटकर अलग है, वो विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। अब देखो विदेशी साहित्य, विदेशी लेखकों ने लिखा है, तो उसके बारे में देखो हम यहाँ पढ़ रहे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम प्राचीन काल का पढ़ रहे, किताब में दिया है इसमें मुस्लिम, एक और क्या दिया है मुस्लिम, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमको मुस्लिम साहित्य से बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मुख्य मुख्य यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य और तिब्बती साहित्य, जो यूनान के लेखक है उन्होंने जो लिखा है साहित्य वो यूनानी साहित्य कहलाता है। चीन के लेखकों ने जो लिखा है वो चीनी साहित्य, और जो तिब्बत वर्तमान में चीन में ही है, लेकिन उस समय चीन से अलग था। लेकिन हम यहाँ पर तिब्बती साहित्य के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम। तो जो तिब्बत के लोगों ने लिखा है वो तिब्बती साहित्य। अब यूनानी साहित्य का जैसे मेगास्थनीज हुआ है, प्लूटार्क हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे आर्ने सीक्रेट्स, प्लिनी, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिनको यूनानी लेखक कहा गया है, यूनानी साहित्यकार कहा गया है। चीनियों में जो यात्री आए जैसे ह्वेनसांग, फाहियान आया है भारत, इत्सिंग, तो उन्होंने भारत के बारे में लिखा, प्राचीन भारत के बारे में। तिब्बत के लोगों ने लिखा। अब देखो पुरातात्विक, अब साहित्यिक के अलावा पुरातात्विक, साहित्य की बात हो गई। अब पुरातात्विक में क्या होता है कि जो चीज़ें लिखी हुई नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें भी लिखी हुई मिलती है, लेकिन जो पुराने समय से यहाँ भारत में है, जमीन पर है, तो उसको हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में, जैसे कि हो गया स्मारक, कोई स्मारक है, बड़ा सा किला है, बड़ा महल है, तो उनसे भी बहुत सारे इतिहास की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। दूसरा है मूर्तियाँ और मंदिर। प्राचीन भारत में कुछ मूर्तियाँ बनी है, मंदिर बने हैं, तो उनसे भी हमको ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के, मुद्राएं और मुहरे। अब हमको कौन सा शासक ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, सिक्कों पर कहीं पर तिथि अंकित होती है। मुहरे, जैसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्थानों से मुहरे प्राप्त हुई है, तो मुहरों से भी, इन सभी चीज़ों से इतिहास की जानकारी। शैल चित्रकला। अब शैल चित्रकला क्या होती है, शैल यानी होता है पत्थर, क्या होता है पत्थर या पाषाण, और चित्रकला यानी कि पाषाण के ऊपर खुदाई करके जो चित्र बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है शैल चित्रकला। तो शैल चित्रकला से भी हम तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यानी कि जो खुदाई होती है, खुदाई से कुछ अवशेष निकलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ठीकरे जिनको कहते हैं हम, तो ये अवशेष, बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, मरण मूर्तियाँ, तो ये सभी चीज़ें उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अंतिम चीज़ है अभिलेख। अब अभिलेखों में हम वापस से अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे शिलालेख, यानी कि पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया लेख शिलालेख कहलाता है। स्तंभ लेख, स्तंभ यानी कि एक स्तंभ के ऊपर, जैसे पत्थर का स्तंभ हो सकता है या किसी धातु का स्तंभ हो सकता है, तो स्तंभ के ऊपर लिखा गया लेख स्तंभ लेख कहलाता है। गुहा लेख, गुहा लेख का मतलब होता है कि
जो गुफा होती है उस गुफाओं के अंदर जो लेख लिखा जाता है उसको कहा जाता है गुहा लेख। और मूर्ति लेख यानी कि मूर्ति बनाई जाती है, वो मूर्ति के ऊपर कहीं लिखा गया है तो उसको कहा जाता है मूर्ति लेख। और अंतिम है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का अर्थ होता है, पत्र का तो देखो अर्थ होता है कि पत्ता, पत्ती, पत्ती या पत्ता, और एक पत्र का अर्थ होता है कागज का टुकड़ा। और यहाँ पर क्या लिखा है, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र, तांबे का एक पत्र होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको कहते हैं ताम्रपत्र अभिलेख। तो ये इस प्रकार से हम इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे।